Morning to all. Today we are going to study chemistry class 10th and for the short revision point of view before the exam. एग्जाम से पहले जो हम लोग शॉर्ट रिवीजन करते हैं वो हम लोग को देखना है. इसमें हम लोग दो चैप्टर के एक साथ लेंगे, एक है पीरियोडिक टेबल और एक है केमिकल बॉन्डिंग, पहला और दूसरा चैप्टर, ताकि दोनों एक साथ अगर रिवीजन होगा तो ये हम लोग के लिए बेस्ट होगा, हम लोग के लिए, सबके लिए. ठीक, मैं बच्चों के साथ जुड़ा रहता हूं. ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये दो चैप्टर जो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है. जब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो पहला चैप्टर जो स्टार्ट करते हैं वो पीरियोडिक टेबल. तो उसमें सबसे पहला वर्ड आता है पीरियोडिक. तो यहां पर पीरियोडिक का मतलब क्या है? तो पीरियोडिक का मतलब है जैसे पापा का दफ्तर जाना, मम्मी का किचन में काम करना, स्कूल का ओपन होना, ट्रेन का आना, बस का जाना, हर एक चीज में आपने देखा होगा एक टाइम बॉन्डेड होता है और अगले दिन फिर उसी टाइम बॉन्डेड पर वो चलता है. पापा दफ्तर मंडे को गए, संडे को तो नहीं जाते हैं, ओके, तो ट्यूसडे हो गए, वेनसडे को गए, तो एक टाइम में 9 बजे गए, फिर पापा 4 बजे आ जा रहे हैं, आप स्कूल 7 बजे जा रहे हैं, फिर 1:30 बजे घर आ जा रहे हैं. तो एक पीरियोडिकली होता है. तो इसी तरह 118 एलिमेंट में भी एक पैटर्न देखा गया जो कुछ इंटरवल के बाद रिपीट होता है. तो व्हाट हैज बीन सेड हियर कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स आफ्टर सम इंटरवल रिपीटेड दैट विल बी रिलेटेड एज पीरियोडिक. ओके, तो यहां पर क्या हो गया, पीरियोडिक टेबल. It is tabular arrangement of element in groups and period, highlighting the regular trends in properties of elements. तो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग हाईलाइट करेंगे. किसको हाईलाइट करेंगे हम लोग? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट का. ठीक है, और वो भी रेगुलर पैटर्न पर. उसके बाद आता है व्हाट इज पीरियोडिसिटी. द प्रॉपर्टी विच रीअपियर at regular interval are called periodic properties and the phenomena is called as periodicity of element. जो प्रॉपर्टी कुछ समय के बाद फिर से रीअपियर हो जाए, फिर से रिपीट हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टी. और उस फिनोमिनन को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिसिटी. क्या बोलते हैं उसको? पीरियोडिसिटी. अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या है कि आप अगर ग्रुप में एलिमेंट्स को देखेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो उसमें एक पैटर्न मिलेगा कि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होती हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, और यही इसका कॉज हो जाएगा. तो आपने क्या देखा? पीरियोडिसिटी एंड कॉसेस ऑफ पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी वो है जो रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होता है, और कॉसेस, उसका रीजन क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की सिमिलैरिटीज होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं. अब जो नया टर्म आ रहा है कॉसेस ऑफ पीरियोडिसिटी इन इंग्लिश इज द रीऑकरेंस ऑफ द सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट. ये हो गया आपका. फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया था. पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस एंड shows a regular gradations as we move across a period from left to right or down the group from top to bottom are called periodic properties. तो यहां पर मतलब क्या है कि जो प्रॉपर्टी एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो और ग्रुप में टॉप टू बॉटम और पीरियड में लेफ्ट टू राइट एक पैटर्न दिखाए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग पैटर्न हो, बढ़ता या गिरता क्रम हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. क्या बोलेंगे उसको? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. अब जो नेक्स्ट फैक्टर इसमें आ रहा है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. यहां पर 6 जो है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको फोकस करना है, जिसमें आपका एटॉमिक साइज है, आपका मेटेलिक कैरेक्टर है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. अब इस 6 प्रॉपर्टी को अगर आप रिलेट कर लेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हैं. ठीक, तो यहां पर जो थर्ड क्वेश्चन मैंने उठाया है, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक प्रॉपर्टी.
कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को यूज जानना चाहिए जिसके हेल्प से इनको हम एक्सप्लेन कर सके, इनको रीजन दे सके। तो वो दो चीज हैं, वो है नंबर ऑफ सेल एंड न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर हम लोग नंबर ऑफ सेल के बारे में अगर बात करेंगे तो नंबर ऑफ सेल के बारे में अक्रॉस द पीरियड बात करेंगे तो नंबर ऑफ सेल नहीं बदलेगा। अक्रॉस द पीरियड ये माना गया है कि जितना नंबर ऑफ पीरियड होगा उतना ही नंबर ऑफ सेल होगा। अगर नंबर ऑफ पीरियड 2 है तो नंबर ऑफ सेल भी 2 होगा। अगर हम लोग डाउन द ग्रुप बात करेंगे तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करेगा। अगर डाउन द ग्रुप हम लोग बात कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो इसी तरह उसका नंबर ऑफ सेल भी अकॉर्डिंग टू द पीरियड नंबर बढ़ता जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग बात करते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं? न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। तो न्यूक्लियर चार्ज इज रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर, माने अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बढ़ेगा। क्लियर? तो अब इन दोनों को यूज करके हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे। मतलब कि जब भी आप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का एक्सप्लेनेशन करेंगे तब आपको इन दोनों चीज का हेल्प लेना पड़ेगा। एक तो हो गया आपका नंबर ऑफ सेल और एक हो गया आपका न्यूक्लियर चार्ज। और दोनों ही के आप देखिए, अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होता है और डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप भी न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो एक चीज आपने देखा, हर जगह, हर डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है और नंबर ऑफ सेल डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, लेकिन लेफ्ट टू राइट ये कांस्टेंट रहता है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया है। अब सबसे पहला प्रॉपर्टीज का हम लोग पढ़ते हैं जो कि है आपका एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिफिनीशन आना चाहिए, जिसमें पहला डिफिनीशन है इसका एटॉमिक रेडियाई। दो तरह से समझेंगे एटॉमिक रेडियाई को, एक है रेडियाई ऑफ एन एटम और एक है रेडियाई ऑफ ए मॉलिक्यूल। जब हम रेडियाई ऑफ एन एटम बात करेंगे तो सिंपल सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से इसके वैलेंस सेल तक का जो डिस्टेंस होगा वो आपका एटॉमिक रेडियाई होगा। क्लियर? और अगर मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे तो क्या कहेंगे? हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल, न्यूक्लियस ऑफ द टू एटम इन ए मॉलिक्यूल। तो क्या है यहां पर कि दोनों डिफिनेशन क्लियर हो गया। पहला, एटॉमिक रेडियाई ऑफ एन एटम, ए डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द वैलेंस सेल। और दूसरा, व्हाट इज दैट फॉर द मॉलिक्यूल? एटॉमिक रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द कंबाइंड एटम इन ए मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसका यूनिट याद कर लीजिए। यूनिट है 1 एंगस्ट्रॉन, जो कि 10⁻⁻10 मीटर, या 1 पाइकोमीटर, दैट इज 10⁻⁻12 मीटर। उसके बाद आप लोग आइए ट्रेंड्स पर। अब यहां पर एक वर्ड आता है ट्रेंड्स। व्हाट इज ट्रेंड्स? ट्रेंड्स का मतलब है कि इनका पीरियड में और ग्रुप में व्हाट इज हैपनिंग टू देम, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। बस यही हमको आपको जानना है। ओके? और इसी का एक्सप्लेनेशन आपको देना है दो का हेल्प लेके, एक है नंबर ऑफ सेल और एक है न्यूक्लियर चार्ज। तो पहला जो रीजन अगर आपने सीख लिया तो बाकी रीजन को भी आप बता देंगे। वेरी इजी। फर्स्ट रीजन को ही आपको लर्न करना है, मेहनत करना है। ओके? तो फर्स्ट रीजन है आपका डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज का क्या हो रहा है। अगर अब बच्चों ये ध्यान दो कि अगर डाउन द ग्रुप आप चल रहे थे तो नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा था और न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा था, दोनों बढ़ रहा था। लेकिन एक चीज समझ लो, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेगा, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ेगा बच्चों तो वो क्या करेगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो साइज छोटा हो जाएगा, साइज डिक्रीज हो जाएगा। और वहीं पर नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है। और अगर नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है? साइज बढ़ रहा है। जैसे मान लो के सेल, एल सेल, एम सेल, मैंने पहले में 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, तो बढ़ रहा है। लेकिन एक चीज याद कर लो,
नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ेगा। चालाकी से आंसर देना है कि एटॉमिक साइज बढ़ा तो किसके कारण बढ़ा? क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ा। न्यूक्लियर चार्ज तो घटा आ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ सेल इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि न्यूक्लियर चार्ज घटने का उस पर कोई उतना असर नहीं आ रहा है। मैंने थोड़ा सा असर आ रहा है, लेकिन उतना असर नहीं है। तो ओवरऑल क्या आ रहा है कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। रीजन क्या दोगे? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल इज सो मच दैट इट डोमिनेट्स द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, जो मैंने आपको लिख दिया है और उसको आपको याद करना है। नेक्स्ट हम लोग को देखना है बी, across the period, across the period। तो across, अब यहां से मैं शॉर्ट लिखूंगा, ओके। तो across the period क्या होगा आपका? ये एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। रीजन क्या देंगे कि ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। नंबर ऑफ सेल का तो यूज ही नहीं करना है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल अक्रॉस द पीरियड कांस्टेंट होता है। तो एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट चलने पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये आपका डिक्रीजिंग टर्म है। तो सबसे बड़ा साइज किसका है? लिथियम का। एक्सेप्शनली एक चीज देखा गया है, एक्सेप्शनली, कि जो नियॉन है, हीलियम नियॉन, इसका जो साइज होता है कि अपने ग्रुप में लगभग सबसे मैंने फ्लोरीन से बड़ा होता है, मैंने लगभग लिथियम के बराबर बड़ा होता है। तो ये क्यों होता है? यहां पर आपको जो रीजन देना है, क्योंकि इसके वैलेंस सेल में, नियॉन के वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये 8 इलेक्ट्रॉन इतने पास हो जाते हैं कि ये इतना ज्यादा रिपल्सन करते हैं कि इनका साइज बड़ा हो जाता है। तो व्हाट यू विल गिव आंसर? Due to in the valence shell of neon, 8 electrons are there and they are very close to each other and they will repel each other, and because of that their size will increase. Okay? अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का, जो कि है आपका मेटालिक कैरेक्टर। तो मेटालिक कैरेक्टर में सबसे पहला वर्ड आ रहा है मेटल। बच्चों ये देखो कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड अगर देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मेटल हमको दिखता है, और राइट हैंड साइड में हम लोग का क्या दिखता है? नॉन मेटल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में रखना कि लेफ्ट हैंड साइड में मेटल है एंड राइट हैंड साइड में है नॉन मेटल। क्लियर? और मेटल का बनने की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन का देने का। मेटल इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ये एक नेचुरल, मतलब प्रोबेबल है। ओके, तो यहां पर मेटल्स ऑक्सीडाइज होते हैं, मेटल एक रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो मेटल्स क्या बताया मैंने? ये एक ऑक्सीडाइज होंगे और एक रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो यहां पर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे जाने पर, इसमें डायरेक्ट हम लोग को ट्रेंड्स देखना है। तो ट्रेंड्स में नीचे जाने पर आपको पता है कि एटॉमिक साइज बढ़ेगा। अगर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस की और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ रही है। जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, जैसे जैसे नीचे जाएंगे, तो न्यूक्लियस और वैलेंस सेल की अगर दूरी बढ़ रही है तो यहां पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का जो पकड़ है इलेक्ट्रॉन पर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, वो कमजोर पड़ता जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा। क्लियर? तो नीचे जाने पर मेटलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। माने मेटल का टेंडेंसी क्या है? इलेक्ट्रॉन देने का। तो नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ रही है, तो मेटलिक कैरेक्टर भी बढ़ेगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? डाउन द ग्रुप मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्लियर? कोई डाउट? अब तो आप क्या देख रहे हैं? डाउन द ग्रुप मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ, तो उसका रीजन आपको देना है। आप क्या रीजन देंगे? नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, और एटॉमिक साइज बढ़ता है तो उसके बाद उसका एटॉमिक साइज वाला आप ऐड कर सकते हैं। क्या हो गया? उसके बाद क्या बताएंगे कि न्यूक्लियस की दूरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गई, इसीलिए न्यूक्लियस की पकड़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कमजोर हो गया।
the distance on between the nucleus and valence electron is increasing because of the impact of the nucleus on the valence electron will decrease. Okay. Now, across the period ये देखा गया, मैंने क्या बोला था कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में मेटल है और राइट हैंड साइड में क्या है, नॉन मेटल है. तो अक्रॉस द पीरियड आप क्या बोलेंगे कि मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस. रीजन क्या देंगे? ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज. अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो उसके कारण क्या होगा, न्यूक्लियस की पकड़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगा, उसके कारण इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएगा और उसके कारण कौन सा करेक्टर बढ़ जाएगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर, और मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा. क्लियर. उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टर्म पर, नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है आपका नॉन मेटेलिक करेक्टर, जो कि यहां पर हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने वाले नॉन मेटेलिक करेक्टर. मैंने अभी बताया कि लेफ्ट हैंड साइड आपके मेटल हैं और राइट हैंड साइड में आपके क्या है, नॉन मेटल है. तो जो आपने क्या देखा कि डाउन द ग्रुप आपका मेटेलिक करेक्टर अगर इंक्रीज हो रहा है तो नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज होगा. रीजन क्या देंगे आप कि नीचे जाने पर एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, सेम रीजन देंगे. ओके. और अक्रॉस द पीरियड क्या कहेंगे, आपने अभी बताया कि नॉन मेटल किधर है, राइट हैंड साइड, और मेटल किधर है, लेफ्ट हैंड साइड. क्लियर हो गया. रीजन क्या देंगे, ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज. वेरी इजी है ये वाला. हम लोग चलेंगे फिर हम लोग फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स के. आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको अप्लाई करके हम वैलेंस सेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लें, किसके, आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम के. क्लियर. पॉइंट क्लियर है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी. तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तो आयोनाइजेशन एनर्जी आप लोगों ने मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस सेल ऑफ आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम. क्लियर. इसका यूनिट आप लोग याद कर लीजिएगा, किलो जूल पर मोल. ओके. इस पर भी क्वेश्चन आ चुके हैं. फिर उसके बाद आइए ट्रेंड्स में. तो ट्रेंड्स में आपका डाउन द ग्रुप, अक्रॉस द पीरियड. डीटीजी मैं लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में, अभी एग्जाम में इस तरह मत लिखिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं. ओके. और एटीपी का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट नहीं है, ये अक्रॉस द पीरियड में शॉर्ट फॉर्म यूज करना प्लीज. ओके. और नीचे जाने पर क्या होगा, डिक्रीज, और याद कर लीजिएगा डिक्रीज होगा. रीजन वही दे देंगे, हम लोग रिपीट करेंगे, ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज. क्लियर. और उसके बाद आपको अगर एलोबरेट करना, यू वांट टू एलोबरेट, यू कैन गो फॉर दैट डेफिनेशन. आपका जो ऊपर वाला जो डेफिनेशन है एटॉमिक साइज वाला, उसी को लेके आप लोग एलोबरेट कर दीजिएगा. ओके. इतना तो समझदार आप लोग हैं ही. ओके. इंक्रीजेस फिर अक्रॉस द पीरियड अगर हम बात करते हैं तो वो इंक्रीज होगा. फिर वो लास्ट में मैं समराइज कर देंगे, इजी मैंने टिप्स पर आ जाएंगे. ओके. और रीजन क्या देंगे, वही ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज. क्लियर. ये जो दो चीज मैं दिखा रहा हूं इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, इसमें जंप है. ओके. अब ये ऑर्डर तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते. पहले तो बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो ये दोनों चीज हमने दिखाया है, इस दोनों चीज को आप लोग ज्यादा फोकस रहिएगा, इस दोनों चीज पर आप लोग. क्लियर. तो ये इसका एक ऑर्डर, ये डिक्रीज, ये आपका इंक्रीजिंग टर्म में जो दिया हुआ है इसका आप देख लीजिएगा बढ़िया से, और इसको इसी सीक्वेंस में याद. इसका रीजन आपसे नहीं पूछेगा कोई. ओके. विच वन लियॉन इज बिगर, उसके बाद छोटा कौन है फ्लोरीन, उसके छोटा कौन है नाइट्रोजन. ये ट्रेंड आपको याद रखना है. फिर आते हैं नेक्स्ट वाल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी या अमाउंट ऑफ एनर्जी जो दिया जाएगा, जो बाहर निकाला जाएगा जब एक इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम के वैलेंस सेल में आप लाएंगे. The amount of energy which is given out
when electron is added to the valence shell of isolated neutral gaseous atom. Okay? कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी बाहर दिया जाएगा जब एक इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम के वैलेंस सेल में लाया जाएगा. इसका यूनिट भी याद कर लीजिएगा, किलो जूल पर मोल. उसके बाद हम लोग चलते हैं ट्रेंड्स में. डाउन द ग्रुप ये भी डिक्रीज करेगा, अक्रॉस द पीरियड ये भी इंक्रीज करेगा. रीजन वही देंगे डाउन द ग्रुप के लिए, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, और अक्रॉस द पीरियड के लिए वही रीजन कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है. क्लियर? एक करेक्शन कर लेते हैं, ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. ओके, न्यूक्लियर चार्ज. क्लियर? अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 6 के पास. 6 में आपका आ जा रहा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. तो अब हम लोग लास्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, जो कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है. ध्यान से देखिए. अब बॉन्डेड एटम है. अब बॉन्डेड एटम के बीच में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे. अब मान लीजिए ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस एटम की तरफ चला गया, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इस एटम की तरफ चला गया, तो ये वाला जो एटम होगा वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जाएगा कंपेयर टू दिस एटम. क्लियर है? तो मतलब ये कंपैरेटिव है, यूनिटलेस है, और इसमें तुलना होता है कि आप हमसे ज्यादा ताकतवर हैं, आप हमसे कमजोर. तो क्या कहेंगे? व्हेन द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फॉर ए बॉन्डेड एटम is attracted toward one of the bonded atom more compared to other bonded atom, then that bonded atom will be more electronegative compared to other bonded atom. Point is clear? Okay? तो यहां पर क्या लिखा मैंने कि the tendency of an atom to attract the pair of bonded electron toward one of the bonded atom which will become more electronegative compared to other. समझ में आ गया? ट्रेंड सेम होगा. डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करेगा. रीजन दे दीजिएगा डाउन द ग्रुप का, ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज. अक्रॉस द पीरियड का रीजन दे दीजिएगा ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज. तो ओवरऑल हम लोग ने चैप्टर को मेन प्रॉपर्टी कंट्रोल कर, लेकिन इसको याद करने के ट्रिक्स तो ले लीजिए आप लोग. ट्रिक्स क्या है? आप जब भी इसको पढ़ें तो पहला क्या है? एटॉमिक साइज, और दूसरा क्या है? आपका मेटेलिक कैरेक्टर. इन दोनों का जो भी है एक साथ देखेंगे. इसमें क्या देखेंगे एक साथ? कि डाउन द ग्रुप दोनों का बिहेवियर एक है, और अक्रॉस द पीरियड दोनों का बिहेवियर लगभग एक. देखिए डाउन द ग्रुप दोनों में क्या हो रहा है? नीचे जाने पर दोनों क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं. दोनों क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं. और अक्रॉस द पीरियड दोनों क्या कर रहे हैं? आपका डिक्रीज कर रहे हैं. रीजन आपको याद होगा, हमने दे दिया. इनको एक ग्रुप में याद कीजिएगा. फिर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड क्या है आपका? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, एनएमसी कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में. फिर आपका कौन सा आ जा रहा है? फोर्थ आपका आ जा रहा है आयनाइजेशन एनर्जी. फिर फिफ्थ आ जा रहा है आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. फिर 6 क्या आ जा रहा है आपका? 6 आ जा रहा है आपका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. इसको भी एक साथ याद कर लीजिए. डाउन द ग्रुप ये क्या होंगे? डिक्रीज होंगे, और अक्रॉस द पीरियड क्या होंगे? ये इंक्रीज होंगे. बस चैप्टर खत्म. इतना ही आप लोग इसको ट्रिकी रूप से अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो ये आपका चैप्टर तैयार. ओके, अब जो बचता है इसमें, तो यहां पर इस ट्रिक्स को अगर आप याद रखेंगे तो आपका ओवरऑल चैप्टर तैयार है. ओके, अब इसमें इंपॉर्टेंट देख लीजिए फिजिकल प्रॉपर्टी, जहां हम लोग बात कर रहे हैं मेटल का और नॉन मेटल का, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का. जिसमें मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप क्या होगा? डिक्रीज करेगा. नॉन मेटल का इंक्रीज करेगा. रीजन आपसे कोई नहीं पूछ रहा है. ओके, और अक्रॉस द पीरियड अगर बात करेंगे तो 14 ग्रुप तक ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, फिर ये डिक्रीज करेगा. बस याद करना है आपको. ओके, और डेंसिटी के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो डाउन द ग्रुप ये क्या करेगा? आपका इंक्रीज करेगा. अक्रॉस द पीरियड ये इंक्रीज तो करेगा मैक्सिमम तक, फिर लास्ट में जाकर स्लाइटली डिक्रीज कर जाएगा. ये अगर आप याद कर,
तो आपने डेंसिटी भी याद कर लिया। ओके, तो हम लोग चैप्टर लगभग कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक वर्ड जो छूट रहा है, रिएक्टिविटी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक चीज समझिएगा, लेफ्ट में मेटल है और लेफ्ट में जो एल्कली मेटल्स हैं उसमें वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और जो राइट में हैलोजन है उसमें उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। और आपको पता है कि एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं किस लिए, ताकि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सके। दिस इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन को जो एल्कली मेटल है इजीली दे देगा, तो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा। और हैलोजन्स के जो 7 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो भी 1 इलेक्ट्रॉन वेरी फास्टली लेगा, तो ये भी ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इधर भी आपको ज्यादा, लेफ्ट साइड में ज्यादा रिएक्टिव मिलेगा और राइट साइड में भी आपको ज्यादा रिएक्टिव मिलेगा। तो ऑर्डर क्या मिलेगा, सोडियम मोस्ट रिएक्टिव, क्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव। अब बीच में क्या होगा, सिलिकॉन तक जाते जाते रिएक्टिविटी लीस्ट हो जाता है। रिएक्टिविटी क्या हो जाता है, लीस्ट। तो ये ऑर्डर जो मैंने दिया इसको याद कर लीजिएगा, जो बुक में दिया है वही ऑर्डर है। फिर आपको ऑक्साइड नेचर से रिलेटेड है कि ऑक्साइड में कौन बेसिक होगा, कौन एसिडिक होगा। मैंने पहले ही आपको क्लियर होना रहना चाहिए कि जो एसिडिक होता है उसके लिए नॉन मेटल और ऑक्सीजन का रिलेशन बॉन्ड होना चाहिए। तो नॉन मेटल ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा तो वो एसिडिक होगा, और मेटल का और ऑक्सीजन का बॉन्ड होगा तो बेसिक होगा। क्लियर। और मेटलॉइड का और ऑक्सीजन का होता है एम्फोटेरिक होगा। एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड बेस बोथ से रिएक्ट करे। क्लियर। तो ये आपका, जैसे इसमें Na2O है, स्ट्रांगली बेसिक है, Cl2O7 है, स्ट्रांगली एसिडिक है। तो ये आपको याद करना है, और यही ओवरऑल चैप्टर है पीरियोडिक टेबल। और अगर आपने इस चैप्टर को ऐसे तैयार किया तो रिपीटेडली मैंने 3-4 बार अगर मेरे वीडियो को आप देख रहे थे, वो that is, you can memorize this chapter, you can concept also you can clear, and I think I have tried my best to give you best. Okay, and after that you do the questions. और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब इट, और आगे मैं क्वेश्चन भी लाऊंगा। ओके, थैंक यू।